Good morning everyone. So my name is Sunny and today I am going to discuss about metabolism, right? So whenever we talk about metabolism, एक हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है कि यार एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है क्या चीज़, राइट? सो जब भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम बात करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सी स्टोरी समझेंगे कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म का यूज़ कहाँ पे है, कहाँ एक्चुअली मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है? तो सिंपली जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ आई एम मूविंग माय हैंड दैट मीन्स इफ आई एम मूविंग माय हैंड दैट मीन्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, राइट? तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होनी चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम बॉडी का हैंड को मूव कर रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी हमारी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से, राइट? तो हम बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, वी ईट फूड, राइट? एंड फूड के अंदर क्या होता है, फूड कंटेन व्हाट? फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, राइट? फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट? सो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये हमारे फूड का मेजर पार्ट होते हैं, मेजर पोर्शन होते हैं हमारे खाने का, राइट? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट एंड प्रोटीन, राइट? सो इन फूड मेनली हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट? तो जब भी हम खाना खा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन कार्बोहाइड्रेट से, फैट से या प्रोटीन से हमें क्या करनी है, एनर्जी ऑब्टेन करनी है। तो सबसे पहले हमें इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड योर गट, राइट? तो अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है हमारे पास? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जब हमने खाना खाया, सपोज कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली डाइजेस्ट होके आपको क्या दे रहा है, आपको ग्लूकोज दे रहा है, राइट? कार्बोहाइड्रेट को हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, राइट? पॉलीसैकेराइड। एंड यहाँ पे सैकेराइड का मतलब क्या है, सैकेराइड का मतलब होता है यहाँ पे शुगर यूनिट, राइट? तो पॉलीसैकेराइड मतलब मल्टीपल शुगर यूनिट्स हैं, उनको हम तोड़ करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक तरीके का हमारा मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होगी। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज दे रहा है। उसी तरीके से जब हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, फैटी एसिड, प्लस में हमें क्या मिल रहा है, ग्लिसरॉल, राइट? सिमिलरली प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होंगी तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन से हमें मिल रहा है अमाइनो एसिड्स, राइट? सो जब हमने खाना खाया तो कुल मिला के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो फूड है, कंप्लीटली डाइजेस्टिव फूड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाएंगे, वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में जा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, राइट? एंड देन फाइनली वो हमारे हार्ट तक जाएंगे, और हार्ट से हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारी बॉडी के अंदर हर जगह जब ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या हुआ, ओके, सो फाइनली अब हमारा फूड कहाँ, ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। और अब इसे क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ब्लड से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाना है, सेल्स के अंदर जाना है, डिपेंडिंग अपॉन सेल्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है?
तो अब जब लेट जस्ट सपोज कि अब ये ग्लूकोज क्या चले गया, हमारे सेल के अंदर चले गया है, फैटी एसिड भी सेल्स के अंदर चले गए बाय द हेल्प ऑफ सम ट्रांसपोर्टर्स एंड अमाइनो एसिड्स भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन अमाइनो एसिड से, ग्लूकोज से, या फैटी एसिड से एंड ग्लिसरॉल से हमें एनर्जी बनानी है। तो अब हमें इन मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करके हमें इनसे क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है, राइट। सो ये अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, ओके। सो नाउ वी हैव what? We have glucose, fatty acids, glycerol and amino acids। हमारे पास मेनली ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो अल्टीमेटली कहाँ प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और हम बोल रहे हैं कि सेल्स को इनको ब्रेक डाउन करके क्या करनी है, एनर्जी ऑब्टेन करनी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, या फिर नॉट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यू कैन से, हमें इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है फर्दर, एंड हमें इनसे क्या करनी है, एनर्जी ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो अब हम इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, इनसे एनर्जी मिलेगी, प्लस हमें CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस हमें वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं और हमें उनसे क्या मिल रही है, एनर्जी प्लस CO2, जो हम हर वक्त जब एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो रिलीज हो रही है, और हमें वाटर मिल रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, राइट। बट अगर इसी को मैं अपोजिट कर दूं कि अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल मॉलिक्यूल से, हमें किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल से हमें क्या बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है। तो सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, हमने जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, कैटाबॉलिज्म किया, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिली, बट अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हम सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये एनर्जी एक्चुअली में है किस फॉर्म में, ये एनर्जी है किस फॉर्म में, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एनर्जी एक्चुअल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या तो एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर NADH की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। इन सम रिएक्शंस NADH के अलावा और भी एक मॉलिक्यूल होता है विच इज कॉल्ड NADPH। सो अल्टीमेटली जब भी हम किसी सेल्स के अंदर एनर्जी वाली कंडीशंस को डिफाइन करेंगे, वी ऑलवेज फोकस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ATP, NADH एंड NADPH, राइट। तो आगे हम जब डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होने के लिए जो कंडीशंस होती है वहाँ पे ATP, NADH और NADPH की कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और कैटाबॉलिज्म को और एनाबॉलिज्म को अच्छे से समझते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग नाउ कि मेटाबॉलिज्म अब हमारे पास दो टाइप का हो गया है, राइट। फर्स्ट इज योर कैटाबॉलिज्म, जिसमें हम चीजों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यू कैन से डिग्रेडेशन रिएक्शंस हैं ये। एंड सेकेंड थिंग इज एनाबॉलिज्म, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। तो वी कैन से दे आर सिंथेटिक रिएक्शंस, और यू कैन से दे आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, दे आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, राइट। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी सेल के अंदर कैटाबॉलिज्म होनी है या एनाबॉलिज्म होना है तो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें कंडीशंस की कि यार ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल को किस में जाना है, कैटाबॉलिज्म में जाना है, या फिर ये एक पर्टिकुलर सेल है, इसको एनाबॉलिक रिएक्शंस को करनी है, तो रिएक्शंस क्या होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अगर हमें एनर्जी चाहिए
तो हमें क्या करना है, हमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस करनी है। और एनर्जी हमें कब चाहिए होगी, जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन होगी। जस्ट अपोजिट एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस कब होंगी, जब हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं किसी पार्टी में गया, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है एंड माय ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ वेरी हाई, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़, आई नीड टू डू कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको मुझे किसी स्टोरेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, अदरवाइज दैट कंडीशन विल बी डायबिटिक फॉर मी, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, कंडीशंस देखनी है। तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस कब होंगी, जब हमारे सेल के अंदर एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन होगी, एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन होगी। सो व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन? सो एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि एटीपी का जो लेवल है वो क्या होगा, लो होगा सेल के अंदर। सेकेंड थिंग, NADH का लेवल भी क्या होगा, लो होगा सेल के अंदर। और इन अदर टर्म्स वी कैन से ATP बाय ADP रेशियो, ATP अपॉन में ADP रेशियो विल बी लो। तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ATP इज लो एंड ADP इज हाई। तो जब सेल के अंदर ADP हाई होगा, ADP हाई होने का मतलब है कि ATP कम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन है। और क्या कह सकते हैं, जब NADH अपॉन में NAD का रेशियो क्या होगा, अगेन लो होगा, तब हम कहेंगे कि सेल के अंदर क्या है, एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन है। एंड इन दैट केस द बॉडी विल गोइंग टू डू व्हाट, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो हुआ है जस्ट अपोजिट यहाँ पे होगा कि बॉडी कब एनाबॉलिक रिएक्शंस शो करेगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगी, एनर्जी रिच कंडीशन होगी। एनर्जी रिच कंडीशन मीन्स योर बॉडी हैज सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड व्हाट यू नीड टू डू, द ग्लूकोज व्हाट यू नीड टू डू, आपको उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है, एक स्टोरेबल फॉर्म में, जैसे कि ग्लाइकोजन जो कि लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। आपको फैटी एसिड्स को किस में स्टोर करना है, फैटी एसिड्स को आपको फैट की फॉर्म में स्टोर करना है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर करना है, ठीक है। तो उनके लिए फिर हमें क्या करनी पड़ेंगी, एनाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए कंडीशंस क्या है, जब सेल के अंदर ATP काफी हाई है तो बॉडी क्या करेगी, एनाबॉलिक रिएक्शन शो करेगी। सिमिलरली NADH क्या है, ये भी काफी हाई है। फिर ATP बाय ADP रेशियो, ATP बाय ADP रेशियो ये भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एंड NADH अपॉन में NAD रेशियो ये भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सो जब ये कंडीशन सेल्स के अंदर होती है देन सेल विल प्रेफर टू डू व्हाट, एनाबॉलिक रिएक्शंस। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फूड्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। सो नाउ अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सिर्फ ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अगर मुझे किसी सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, सो मुझे क्या करनी पड़ेंगी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, राइट। ओके, अभी हमने देखा कि जब हमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस करनी है तो हमें क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या बनता है, हमें एनर्जी बनानी है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। तो ATP बन रहा है प्लस और क्या बन रहा है, और आपका NADH भी बन सकता है और NADPH भी बन सकता है। ATP किससे बनेगा, वी नो ATP बनेगा ADP से, राइट। एंड NADH किससे बनेगा, NAD एंड NADP, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, अगर मुझे सिंपल बॉडी के अंदर एनर्जी रिच कंडीशन है तो मुझे सिंपल मॉलिक्यूल से दोबारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं ATP को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं,
ATP को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ATP को मैं ADP में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड ऐसे ही मैं NADH को NAD एंड NADP में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा, दिस इज द बेसिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट। सो अब हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई भी ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक्चुअली में कौन से मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब जो भी हमने पढ़ा है अब उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में कैसे हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फिर कैसे उनको सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नो पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, when they break down they are converting into what, they are converting into the simpler units called monosaccharides, right? Just for example, let's suppose it is a glucose, right? Now glucose will break down and it undergo a process called glycolysis. So we are saying glucose will undergo a process called glycolysis, right? So in glycolysis the glucose will break down and it will convert into what, it will convert into a simpler molecule called pyruvate, ठीक है। अच्छा, जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट से फिर फर्दर ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एसिटाइल कोए। These are the series of reactions we will discuss in our later lectures, राइट। बट इन जनरल ये हमारा इस पाथवे को फॉलो करता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, देन दिस पायरुवेट विल अंडरगो अगेन अ प्रोसेस एंड इन दैट प्रोसेस एसिटाइल कोए विल प्रोड्यूस एंड दिस एसिटाइल कोए विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, राइट। सो क्रेब्स साइकिल तो हो क्या रहा है, जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं हमें, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, राइट। और अभी हमने पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी मिल रही है ना। तो एनर्जी किस फॉर्म में है, हमने पढ़ा था कि ATP के फॉर्म में है और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, NADH मिल रहा है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, जब पायरुवेट बना तो ATP प्लस NADH बना, राइट। Similarly, when acetyl CoA undergo this Krebs cycle, it will also produce what? It will produce ATP, it will produce NADH and what? FADH2, right? Okay, so now हमारे पास ATP है, हमारे पास ATP है, हमारे पास NADH है, हमारे पास FADH2 है। तो वी नो ATP कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर NADH एंड FADH2 से हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, राइट। तो एक्चुअली में किसी भी रिएक्शन, whenever we talk about reactions, we always say in a chemical reaction there is always a exchange of electrons, right? And the electron that exchange from one substrate to another, that electron is highly energetic, right? तो हो क्या रहा है कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो there are a lot of intermediates and उन intermediates के अंदर क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। दैट इलेक्ट्रॉन्स इज हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। तो अब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन मॉलिक्यूल्स के पास हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें उस हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इनसे दोबारा वापस लेना है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी बना सके। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो FADH2 है या फिर ये जो NADH2 है, FADH2 NADH2, ये किस में जाएंगे, ये एक प्रोसेस में जाएंगे, जिस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उनसे एनर्जी निकाल करके हम ATP बनाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
सो व्हाट हैपन्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? वेरी सिंपल कि NADH FADH2 से हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कुछ ATP के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. Okay, why it is called oxidative phosphorylation? So in oxidative phosphorylation, the electron carrier is oxygen. When oxygen gains electron, it will form water by the help of some H positive molecule. We will discuss about it later कि how many H positive ions and how many O2 molecules will going to produce one water molecule. So वो बाद में देखेंगे. But yes, in oxidative phosphorylation, the electron carrier will be oxygen. The last electron carrier will be oxygen and will produce water. And what? ADP is converting into ATP. So हमने क्या कर लिया, अब हमने NADH2 से और FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले करके हमने क्या बना लिए, ATP बना लिए. ठीक है, अभी के लिए आप बस ये याद रख सकते हो कि 1 NADH molecule will produce how many ATP molecules? 2.5 ATP. And 1 FADH2 molecule will produce 1.5 ATP molecules. So जब हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे then we will discuss कि यहाँ क्या हो रहा है. Okay, so this is all about glucose. But about fatty acids, so we know fat will break down to give what? Fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. So how this fatty acid will utilize? So this fatty acid can convert into acetyl CoA. एंड अगर फैटी एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकता है, ये एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से फिर ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड देन ये प्रोडक्ट्स हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस ATP, right? So this is how our body obtain energy from these biomolecules which we are eating every day. Like I'm eating burger, I'm eating chow mein, I'm eating tikki. So they all contain fatty acids, right? So this is how our body obtain energy. Then this glycerol molecule can convert into pyruvate. Glycerol can convert into pyruvate, then pyruvate can convert into acetyl CoA, and then this reaction goes on. ठीक है, so this is all about fat and polysaccharides. Let's talk about proteins. So we know proteins are made up of amino acids. And we have more than 20 amino acids. But ठीक है, ओके. सो प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होंगे तो हमें क्या मिल रही हैं, अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड्स ब्लड में प्रेजेंट हैं, सेल्स के पास जाएंगी. सो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो हमारे पास कितनी हैं, 20+ अमाइनो एसिड्स हैं. ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं. सम अमाइनो एसिड्स कैन कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, सम अमाइनो एसिड्स कैन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, राइट? एंड इवन सम अमाइनो एसिड्स कैन डायरेक्टली go into the Krebs cycle. Some amino acids can directly go into the Krebs cycle, right? Okay, so अमाइनो एसिड्स 3 पाथवे को फॉलो कर रहे हैं. पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में. एंड दिस इज हाउ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. ठीक है, सो अगर ATP बन रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑब्वियस सी बात है ADP जा रहा होगा. NADH बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है NAD पॉजिटिव जा रहा होगा. एंड अगर यहाँ पे भी सेम क्रेब्स साइकिल में अगर ATP बन रहा है तो ADP जा रहा होगा. ठीक है, वी विल डिस्कस कि एक्चुअली में ATP नहीं होता, यहाँ पे GTP होता है. बट यस, ATP इज इक्विवेलेंट टू GTP, सो हमने यहाँ पे ATP लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन NAD पॉजिटिव एंड देन FAD का मॉलिक्यूल. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से क्या हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर क्या चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है. ठीक है, सो समझ में आ गई है? गुड. सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क.
बस रहने दे, बहुत हो गया, वीडियो तो कट जाएगी ना।